हमारा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर विद सी एंड सी प्लस प्लस और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती हैं। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स ऑफ डाटा और यू कैन से हम लोग वेरिएबल का जो यूज करते हैं डाटा को होल्ड करने के लिए करते हैं। आपके पास डाटा, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको डाटा को स्टोर करना होगा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 10, तो x यहाँ पर वेरिएबल है और 10 उसकी वो डाटा है जिसे मैंने इसके अंदर स्टोर किया है। किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई किसी भी प्रोग्राम में दो वेरिएबल सेम नाम के नहीं हो सकते हैं। वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दें। वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रोग्राम आपका रन कर जाता है, लेकिन प्रोग्राम रन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया वो सही है। तो प्रोग्राम में जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसका नाम मीनिंगफुल हो, मतलब वेरिएबल का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस वेरिएबल का यूज आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पॉकेट मनी इक्वल टू 20। अब यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है? पॉकेट मनी। अब पॉकेट मनी देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस वेरिएबल का यूज हम लोग क्यों करेंगे। तो ये नाम तो मीनिंगफुल हो गया, लेकिन इसी के साथ मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है x इक्वल टू 20। तो गलत तो ये भी नहीं है। आप अगर x इक्वल टू 20 रख के प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन ये नाम मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि वेरिएबल को जब भी आप लोग डिक्लेयर करें तो उसका नाम मीनिंगफुल रखें, जिससे कोई दूसरा पर्सन भी जब उस प्रोग्राम को करे तो वो उस वेरिएबल के नाम से एकदम पहचान ले कि इस वेरिएबल का यूज हम लोग किस लिए करेंगे। इसके बाद बात आती है कि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो मान लीजिए वेरिएबल्स में किसी वेरिएबल के नाम में दो वर्ड आ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं हो सकता। आपको या तो उन दोनों को एक साथ लिखना है, जैसे मैंने ऊपर पॉकेट मनी को एक साथ लिखा है, और अगर आप एक साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो उन दोनों के बीच में अंडरस्कोर का साइन लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लिखें पॉकेट स्पेस मनी। जैसे मैंने लिखा टोटल मनी, तो टोटल अंडरस्कोर मनी, ये एक्सेप्टेबल है। या एक साथ लिख दें टोटल मनी, लेकिन आप ऐसे लिखें कि टोटल उसके बाद स्पेस फिर मनी, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वेरिएबल का जो नाम होता है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 3 टोटल मनी, तो ये अपने आप में गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम कभी भी आप लोग डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। बाद में डिजिट आ जाए वो एक अलग बात है। जैसे आप लिख दें टोटल मनी 1 2 3, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग कभी भी 1 2 3 या ऐसी कोई डिजिट यूज नहीं करेंगे। तो ये तो था वेरिएबल के बारे में। अच्छा, वेरिएबल का मेन काम क्या होता है? वेरिएबल का मेन काम होता है डाटा को स्टोर करना, डाटा को होल्ड करना। तो ज़रा डाटा के बारे में देखते हैं। जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग उस वेरिएबल के अंदर किसी डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब डाटा तो कई टाइप का हो सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो डाटा के टाइप्स हैं वो भी अलग अलग होंगे। हम लोग डाटा को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। जो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, और जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप। तो जो डाटा टाइप सिस्टम से डिफाइंड होते हैं, मतलब सिस्टम ने जिन्हें खुद डिफाइन किया है, उन्हें हम लोग सिस्टम डिफाइंड या प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। इनकी डेफिनेशन में हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं हमें उन्हें वैसे ही यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं प्रिमिटिव या सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप? तो मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप प्रोवाइड कराती हैं, वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड, बूलियन भी होता है। तो ये सारे के सारे जो डाटा टाइप हैं ये हमारे सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो
अलग अलग होता है, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इंटीजर को लेकर चलते हैं, इंट डाटा टाइप जो होता है हमारा, तो इंट डाटा टाइप जरूरी नहीं है वो 2 बाइट्स का ही हो, वो 2 बाइट्स का भी हो सकता है, वो 4 बाइट का भी हो सकता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 2 बाइट का हो सकता है, किसी के लिए 4 बाइट का हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि कहाँ पर, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कि हम लोग कौन से सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये फिक्स नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का जो साइज है वो इतना ही होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स एलोकेटेड फॉर ईच प्रिमिटिव डाटा टाइप डिपेंड ऑन, अब ये कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी, किसी डाटा टाइप को आप कितनी बिट्स या कितनी बाइट्स प्रोवाइड करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है, वो उसके 3 फैक्टर्स हैं। पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है कंपाइलर, आप किस कंपाइलर का यूज कर रहे हैं। और थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके बेस पर ये डिसाइड होता है कि किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप को कितना साइज एलोकेट होगा। जैसे मान लीजिए इंट को ही लेकर चलते हैं, तो अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें तो आमतौर पर जो 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें इंट को 2 बाइट का स्पेस मिलता है, जबकि जो 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा वगैरह वर्क करती हैं वहाँ पर इंट के लिए 4 बाइट्स होती हैं। तो डाटा टाइप का नाम तो इंट ही है, लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसका जो साइज है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब चेक कैसे करें इस बात को, क्योंकि याद रखना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइज ऑफ फंक्शन, और इस फंक्शन का जो मेन यूज होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का साइज डिसाइड करने, कैलकुलेट करने के लिए कि ये कितना बाइट्स का स्पेस एलोकेट करेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा साइज ऑफ फंक्शन को। तो द साइज ऑफ फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज यूज टू कैलकुलेट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। जो ऑपरेंड इसे दिया जाएगा ये उसका साइज आपको बता देगा कैलकुलेट करके। ठीक है, इट रिटर्न द साइज ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, दिस फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू एनी डाटा टाइप। ठीक, इसका जो जब हम लोग इस फंक्शन को रन करेंगे तो हम लोग इसे एक ऑपरेंड देंगे, मतलब ऑपरेंड में वो वेरिएबल का नाम भी हो सकता है या वो डाटा का टाइप भी हो सकता है, और बदले में हमें ये क्या देगा, बदले में ये हमें देगा कि वो पर्टिकुलर डाटा टाइप कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है या उसका साइज कितना है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम कंटेनिंग साइज ऑफ मे बी डिफरेंट ऑन द 32 बिट सिस्टम एंड 64 बिट सिस्टम। ये बात तो आप लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर की, जैसे विंडोज़ की ही बात करें तो विंडोज़ 2 वर्जन में आती है, 32 बिट और 64 बिट। तो अगर मैं 32 बिट पर मैं वर्क कर रहा हूँ या कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ तो वहाँ पर जो साइज ऑफ ऑपरेटर का आउटपुट होगा उसमें, और जो 64 बिट की विंडोज़ में साइज ऑफ ऑपरेटर का आउटपुट होगा उसमें डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि दोनों में इंट के लिए या किसी और दूसरे डाटा टाइप के लिए जो साइज डिसाइड किया गया वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि 32 बिट में इंट वेरिएबल के लिए, इंट डाटा टाइप के लिए साइज 2 बाइट्स का हो, लेकिन 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट के लिए ही 4 बाइट का साइज हो। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑपरेटर आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिफरेंट रिजल्ट देगा। हम लोग इसे प्रोग्राम बनाकर भी चेक करेंगे बाद में। सिंटैक्स, तो आप लोग इसे कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे सबसे पहले साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिखेंगे डाटा टाइप। तो पहला तरीका तो ये है कि जैसे आपने लिखा साइज ऑफ और ब्रैकेट में लिख दिया इंट, तो अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये आपको इंट का साइज रिटर्न कर देगी। दूसरा तरीका ये है, आपने लिखा साइज ऑफ और इसे क्या पास किया, वेरिएबल का नाम। मान लीजिए आपने लिखा इंट एक्स, इंट स्पेस देके एक्स। अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स, तो आप साइज ऑफ में एक्स लिखकर साइज पता कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम है यहाँ पर मैंने लिखा है include stdio.h
उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंट एफ और साइज ऑफ कैर, फिर साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ फ्लॉट और उसके बाद साइज ऑफ डबल। और इससे पहले मैंने लिखा है %d। तो ये प्रोग्राम आप लोगों ने सी लैंग्वेज में बना रखे हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पर मेरा ध्यान केवल साइज ऑफ के बारे में है, तो आप देखिए कि साइज ऑफ कैर, तो साइज ऑफ कैर से क्या होगा, जो कैरेक्टर डाटा टाइप है इसका साइज कितना है, मतलब ये कितनी बाइट्स को ऑक्यूपाई करेगा वो आपको पता लगेगा। साइज ऑफ इंट से क्या होगा, साइज ऑफ इंट से इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होगा वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो इसी तरीके से फ्लोट और डबल। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1448। मतलब सबसे पहले कौन मैंने साइज ऑफ में किसे पास किया था, कैर को, तो रिजल्ट आया 1। मतलब जो कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप है वो 1 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके बाद इंट मैंने पास किया, तो इंट के लिए मेरे पास आउटपुट आया 4, इसी तरह फ्लोट के लिए भी 4 आया और डबल के लिए 8। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जिस पर्टिकुलर मशीन पर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया उस पर मुझे जो डाटा टाइप है मेरे वो कितना कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मुझे पता लग गया। लेकिन ये रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि जब आप इसे ये प्रोग्राम किसी दूसरी मशीन पर या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो इस आउटपुट है ये सेम आए, ये आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलग अलग मशीन पर डाटा टाइप का साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की। जो सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं वो सिस्टम ने उन्हें प्री डिफाइन कर रखा है पहले से ही, तो आप उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज आपको यूज करनी है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोग उन्हें एज इट इज यूज करें, भाई हो सकता है आपको कुछ नया चाहिए हो, तो उसके लिए फिर हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लेकर चलते हैं, जिन्हें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी कहते हैं। वो कहता है इफ सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स आर नॉट एनफ देन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ द यूजर टू डिफाइन देयर ओन डाटा टाइप्स। हम लोग अपने डाटा टाइप खुद डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। अब क्योंकि यूजर डिफाइंड होते हैं तो हम लोग इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की जैसी नीड होगी, उस जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं उसमें पहले नंबर पर आता है टाइप डेफ, फिर क्लास और उसके बाद स्ट्रक्चर्स। और भी होते हैं लेकिन हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स बनेंगे उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे वो होंगे टाइप डेफ और स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग अभी इसी पर ध्यान दे रहे हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और टाइप डेफ और स्ट्रक्चर्स को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। ओके, थैंक यू।